Assalamu alaikum everyone. Welcome to the series of Winter 2022 questions of BFD CFA 4. Winter 2022 में जितने भी सवालात आए हैं हम वन बाय वन इनको जो है वो सॉल्व करते चले जा रहे हैं। अभी हमारे सामने जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 है, दैट इज एनपीपी लिमिटेड, और ये मर्जर्स एंड एक्विजिशंस के कुछ कॉन्सेप्ट्स लेकर अपने साथ आया था। सिनर्जी वगैरह के सवालात इसके अंदर है, थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट है और कुछ कैलकुलेशन पार्ट इसके अंदर, दोनों चीज़ें जो है बहरहाल वो मौजूद है। ठीक है, दिस इज मोहम्मद मुजम्मिल मनाफ फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस। आए इस सवाल को पढ़ते हैं, समझते हैं और फिर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये न सिर्फ इस अटेम्प्ट के स्टूडेंट्स को हेल्प करेगा चीज़ें रिवाइज करने में और सॉल्व करने में, बल्कि इसका सोल्यूशन पोर्टल पे नॉर्मल हमारी क्लासेस का पार्ट बन के भी जो है वो अपलोड हो जाएगा। ठीक है, तो जो नॉर्मल क्लासेस ले रहे हैं वो भी इस लेक्चर को आराम से एक सवाल के सोल्यूशन के तौर पे देख सकते हैं, और जो स्टूडेंट्स अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं फॉर द अपकमिंग अटेम्प्ट वो इसे एक प्रैक्टिस क्वेश्चन के तौर पे फिर इसके सोल्यूशन को भी जो है वो रेफर कर सकते हैं। ठीक है, तो आए सवाल को पढ़ते हैं, समझते हैं और सॉल्व करने की बहरहाल जो है वो यहाँ पे कोशिश करते हैं। राइट, अच्छा जी, अगर हम मर्जर्स एंड एक्विजिशन की बात करते हैं तो ये हर अटेम्प्ट में इसका एक क्वेश्चन आता है, और इसका एक क्वेश्चन आने के साथ तकरीबन 18 से 20 नंबर की ऑक्यूपेंसी इसके हवाले से जो है वो हमारे पास मौजूद होती है। विंटर 2022 में जो क्वेश्चन नंबर 2 आया, इसको अगर आप गौर से देखें तो 4 से 6, 10 नंबर, 15 नंबर और 22 नंबर, तकरीबन 22 नंबर का यहाँ पे कुल मिला के इसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी बनती है 22 मार्क्स। और अगर आप देखें तो ये वाला पार्ट, पार्ट ए और पार्ट बी, ये दो उसने थोड़े से थ्योरेटिकल एंगल से जो है वो यहाँ पे डिस्कस किए हैं। फिर यहाँ पे कुछ हद तक आपके पास जो है वो कैलकुलेशन इन्वॉल्व है, और कुछ हद तक यहाँ पे कैलकुलेशन भी है, और कैलकुलेशन के साथ थोड़ा सा हमारा एनालिसिस भी है। हमें उन नंबर्स को कैलकुलेट करने के बाद एनालाइज करना है। जैसे कि यहाँ पे पूछा जा रहा है ना, एडवाइस वेदर द एग्जिस्टिंग शोल्डर्स ऑफ फलाना फलाना कंपनी आर लाइकली टू अप्रूव द ऑफर। जहाँ इसने वर्ड यहाँ एडवाइस इस्तेमाल किया है, तो हमें अपने रिजल्ट को न सिर्फ कैलकुलेट करना है बल्कि थोड़ा सा इवेल्युएट भी करना है कि जिनके लिए हम ये नंबर कैलकुलेट कर रहे हैं क्या वो उसको एक्सेप्ट करेंगे इस तरीके से या नहीं एक्सेप्ट करेंगे। पार्ट 3 में अगर आप देखें सी में, तो डिटरमिन का नंबर लिखा हुआ है, डिटरमिन द टर्म्स, सिंपल हम कैलकुलेट करेंगे। ए और बी के अंदर देखें तो वर्ड एक्सप्लेन का इस्तेमाल हुआ है। एक्सप्लेन हमें यहाँ पे समझ आ रहा है कि किसी कॉन्सेप्ट को या किसी आइडिया को हमें इस सवाल के कॉन्टेक्स्ट में रहते हुए यहाँ पर जो है वो एक्सप्लेन करने की बहरहाल जो है वो जरूरत है। ठीक है, तो आए अब थोड़ा सा इसकी रिक्वायरमेंट को डिकोड करने के बाद समझते हैं कि सवाल में हमसे क्या क्या पूछा जा रहा है और क्या हमें बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन यहाँ पे जो है वो दी। ऑलराइट, टेक दिस वन। अच्छा, कहते हैं जी एनपीपी लिमिटेड। एनपीपी इज अ कंपनी दैट मैन्युफैक्चर्स आर्टिफिशियल केमिकल फर्टिलाइजर्स that are used in the farming industry in Pakistan. The company is listed on the Pakistan Stock Exchange. ये आप कह लें कि हमारे पास एक कंपनी मौजूद है जो केमिकल फर्टिलाइजर्स का बिजनेस करती है। ठीक है, जिस तरह फातमा फर्टिलाइजर, एंग्रो फर्टिलाइजर, फौजी फर्टिलाइजर आपने नाम सुने होंगे, कंपनीज पाकिस्तान में है, वो भी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है। उन्हीं उसी तरह की कंपनी की मिसाल इसने यहाँ पे हमें यहाँ पे एग्जाम्पल जो है वो दी हुई है। NPP operates from 3 factories based in Lahore. There are 2 factories dedicated to the production of 2 intermediate compounds. ये देखिएगा, 2 इंटरमीडिएट कंपाउंड्स हैं जिनका नाम है अमोनिया और नाइट्रिक एसिड। 2 फैक्ट्रीज हैं जो इसको उन्होंने डेडिकेट की हुई, 2 फैक्ट्रीज यहाँ पे डेडिकेट की हुई। एंड द थर्ड फैक्ट्री दैट प्रोड्यूसेस द फाइनल फर्टिलाइजर प्रोडक्ट सच एज नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, एमोनियम नाइट्रेट एंड नाइट्रोफॉस्फेट। कुल मिला के कोई 4-5 केमिकल्स हैं जो फाइनल फैक्ट्री के अंदर हमारे पास जो तीसरी वाली फैक्ट्री है उसके अंदर यहाँ पे आके मुकम्मल हो जाते हैं। ठीक है, रिसेंटली NPP has struggled to produce sufficient volumes of ammonia to satisfy the internal requirements of final product production. जैसे कि इन्होंने यहाँ पे बताया कि भाई अमोनिया की और नाइट्रिक एसिड की जो प्रोडक्शन है वो 2 फैक्ट्रीज में होती है। यहाँ पे ये हमें बता रहे हैं कि भाई ये पूरा नहीं पड़ रहा, स्ट्रगल टू प्रोड्यूस सफिशिएंट वॉल्यूम्स ऑफ अमोनिया, ये पूरा नहीं पड़ पा रहा, इनकी रिक्वायरमेंट ज्यादा है, फैक्ट्री इन्हें छोटी पड़ रही है। A number of alternative solutions to the supply chain shortage have been considered, and one option is to acquire a company that manufactures ammonia. एक कंपनी ऐसी है जिसको ये एक्वायर करने के बारे में सोच रहे हैं, जो क्या करती है, जो एक्चुअली अमोनिया को मैन्युफैक्चर करती है, अमोनिया को मैन्युफैक्चर करती है, यानी ये एक्विजिशन के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, एक कंपनी एक्वायर करने के बारे में सोच रहे हैं। NPP has identified a smaller listed target company
NH Agrico Limited. NH, which is also based in Lahore, manufactures ammonia and other compounds used in the production of fertilizer. The production director Ali Hussain has estimated that in addition to resolving the supply chain shortage resolve करने के साथ साथ the acquisition would generate synergies of rupees 1500 million per year. Synergy का मतलब क्या होता है सर? Synergy का मतलब है कि हमारे पास एक एडिशनल बेनिफिट इस मर्जर से निकल के आएगा, जो आम तौर पे इन दोनों कंपनीज को अलग-अलग देखने पर नहीं आता। 2 और 2 5 और 1 और 1 11 इस तरह की चीजें आपने कभी सुनी होंगी अगर, तो सिनर्जीज इन्हीं का मतलब है। हमने जब नॉर्मली मर्जर एंड एक्विजिशन के कॉन्सेप्ट लेक्चर्स कवर किए हैं, सवालात किए हैं, तो वहां पे हमने काफी डिटेल में देखा है, लेकिन मैं थोड़ा सा यहाँ पे ओवरव्यू दे देता हूँ। कभी कभी जब दो कंपनीज आपस में मिलकर काम करती हैं या एक्वायर हो जाती हैं, इनका मर्जर हो जाता है, पेरेंट कंपनी सब्सिडरी बन जाती है, दोनों मर्ज होकर तीसरी नई एंटिटी बन जाती है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि जो डुप्लीकेट डिपार्टमेंट्स होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, यानी फाइनेंस 2 नहीं अब 1 चाहिए। इसी तरीके से होता ही है कि इनकी कैपेसिटीज बढ़ जाती हैं तो शायद ज्यादा रेवेन्यू ये टारगेट कर पाते हैं। पहले ये बड़े कॉन्ट्रैक्ट के लिए शायद टेंडर ही सबमिट नहीं कर सकते थे, अब ये टेंडर सबमिट कर सकते हैं, बिड कर सकते हैं। इसी तरीके से आप देखें तो गोइंग फॉरवर्ड इनकी डेट कैपेसिटी भी बढ़ जाती है। भाई एक कंपनी को अलाउ था 500 मिलियन तक का डेट, दूसरी को भी अलाउ था 500 मिलियन तक का डेट। जब इसने इसको एक्वायर कर लिया, यानी एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को एक्वायर कर लिया लार्जर कैपेसिटी में, इनको 1500 मिलियन की डेट की इजाजत मिल गई। अब ये जो एडिशनल 500 आया है, दिस इज द इफेक्ट ऑफ सिनर्जी। तो कभी कभी कंपनी का साइज बड़ा होने की वजह से वो एक अपर स्लैब में पहुंच जाते हैं और डेट कैपेसिटी बढ़ जाती है। फिर कभी कभी ऑपरेशंस बढ़ने की वजह से ज्यादा मार्केट शेयर इनके पास आ जाता है, कंपटीशन को ज्यादा बेहतर तरीके से ये आउटवे कर सकते हैं, एक बड़ी कंपनी बन जाते हैं, कभी कभी मार्केट लीडर बन जाते हैं, इनके दूसरी कंपनीज के कस्टमर्स भी इनके पास आने लग जाते हैं, कॉस्ट में कभी कभी इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव हो जाती है, बल्क बाइंग की वजह से डिस्काउंट्स मिल जाते हैं, बल्क सेलिंग की वजह से बड़ा वॉल्यूम बिक जाता है। तो बहरहाल इस तरह के सिनर्जी के इफेक्ट्स हमारे पास एडिशनली आ जाते हैं। तो इन्होंने एक क्वांटिफिकेशन हमें दी है कि भाई इस सिनर्जी का तकरीबन 1500 मिलियन का हमारे पास जो है वो पर ईयर का इफेक्ट रहेगा, 1500 मिलियन का इफेक्ट रहेगा। आगे क्या कहते हैं? आगे कहते हैं एनपीपी इज कॉन्फिडेंट that its price to earnings ratio is suitable to value the combined business and would like to make an offer to the shareholders on that basis. ये कहते हैं कि भाई एनपीपी जो पेरेंट कंपनी है, एक्वायर करने वाली कंपनी है, acquiring company is confident that its PE ratio is suitable to value the combined business and would like to make an offer to the shareholders on that basis. ये कहते हैं कि जी इनका ये जो कंबाइंड पीई रेशियो है, ये जो पीई रेशियो है, ये कंबाइंड बिजनेस को एक्वायर वैल्यू करने के लिए काफी है। 10 के मल्टीपल पे कह रहे हैं, 10 के पीई रेशियो पे उसको आप वैल्यू कर सकते हैं। टू प्रोटेक्ट द करंट शेयर होल्डर्स, एनपीपी वुड लाइक टू स्ट्रक्चर द डील इन सच अ वे that the earnings per share and PE ratio of the new combined NPP group would remain the same as that of existing EPS and PE ratio of NPP. ये कहते हैं कि भाई हम इस तरह से डील को स्ट्रक्चर करेंगे, NPP would like to structure the deal in such a way that EPS and PE ratio of the new combined group would remain the same. ये कहते हैं भाई हमें जो EPS है ना और हमारे पास जो PE रेशियो है नए ग्रुप का, ये सेम रहना चाहिए। ये क्या रहना चाहिए? ये सेम रहना चाहिए एज दैट ऑफ द एग्जिस्टिंग ईपीएस एंड पीई रेशियो। तो क्या इन्होंने एग्जिस्टिंग ईपीएस और पीई रेशियो में दिया भाई? देखो दिया भाई, ईपीएस है 460 रुपए की, नंबर ऑफ शेयर्स है तकरीबन 22 मिलियन और पीई रेशियो है तकरीबन यहाँ पे 10 का। ये कुल मिला के 3 चीजें हमें एनपीपी के हवाले से इन्होंने यहाँ पे प्रोवाइड कर दी गई हैं। अब ये है टारगेट कंपनी जिसको एक्वायर करने की बात की जा रही है, एनएच है टारगेट कंपनी। Initial discussions suggest that the board of NH is open to the idea of a takeover if the offer price is acceptable and is in the form of a share-for-share exchange for NPP shares. इनके डायरेक्टर्स, ये जो टारगेट कंपनी के डायरेक्टर्स हैं, ये कह रहे हैं कि भाई हम इस कंपनी को बेचने के लिए तैयार हैं, कोई मसला नहीं है। दे आर ओपन टू द आइडिया ऑफ टेक ओवर, हम तैयार हैं अगर इफ द ऑफर प्राइस इज एक्सेप्टेबल, पहली कंडीशन, एंड इज इन द फॉर्म ऑफ शेयर फॉर शेयर एक्सचेंज, दूसरी कंडीशन। उन्होंने कहा देखो हमें पैसे नहीं चाहिए, जो कंपनी एक्वायर कर रही है हमें उसके शेयर होल्डर्स में शामिल कर लो, हमें उसके मालिकान में शामिल कर लो, हमें भी पावर दे दो वहां, और उसके साथ एक अच्छी प्राइस दे दो, हमें एक्सेप्टेबल है, हम एक्सेप्ट कर लेंगे, कोई मसले वाली बात नहीं है, हमारे लिए कोई ऐसा इशू नहीं है। तो देर ओपन टू ऑल दिस काइंड ऑफ एन अरेंजमेंट एंड देर सेइंग कि अगर आप ये 2 कंडीशंस पूरी करते हैं तो फिर बहरहाल हम टेक ओवर के बारे में सोच सकते हैं, हम इस डील के बारे में सोच सकते हैं।
थोड़ा सा आप अगर देखें तो ईपीएस यहाँ पे है 620 रुपए, नंबर ऑफ शेयर्स है यहाँ 5 मिलियन, और पी रेशो है तकरीबन यहाँ पे 5 का। पी रेशो है तकरीबन यहाँ पे 5 का। सर बात क्या समझ में आती है? बात ये समझ आती है कि कंपनी रिलेटिवली एक लोअर पीई के ऊपर ऑपरेट कर रही है, क्योंकि ये इतनी बड़ी फर्टिलाइजर कंपनी तो नहीं है, अमोनिया और इसके जैसे केमिकल्स या मजीद केमिकल्स जो है वो बनाती है। तो पी रेशो यहाँ पे आपके पास 5 का आपको नजर आ रहा है। पी रेशो यहाँ पे आपको 5 का पी रेशो नजर आ रहा है, जबकि यहाँ पे 10 का पी रेशो था। सर पी रेशो से क्या रिफ्लेक्ट होता है? आप में से जिन स्टूडेंट्स ने मेरे साथ बिजनेस वैल्यूएशन पढ़ा है उन्हें ये बात याद होगी कि एक हायर पी रेशो बड़े ट्रस्ट और बड़े भरोसे की निशानदेही करता है, रिफ्लेक्ट करता है कि भाई इन्वेस्टर को आप पे कॉन्फिडेंस बहुत है। देखो पी रेशो 5 या 10 होने का क्या मतलब है, मैं एक आसान सी मिसाल से आपको समझाऊं। एक स्टॉक 10 रुपए कमा के देता है, मैं उसके लिए 50 रुपए देने के लिए तैयार। ये हो गया 5 का पी मल्टीपल। एक स्टॉक 10 रुपए कमा के देता है, मैं उसके लिए 100 रुपए देने के लिए तैयार हूं। ये हो गया 10 का पीई मल्टीपल। 5 के पीई मल्टीपल का मतलब ये है कि आप 50 रुपए के ऊपर 10 रुपए की अर्निंग मांग रहे हैं, यानी आप 20% रिटर्न मांग रहे हैं। जो स्टॉक 10 रुपए कमा के दे रहा है उसको आप 50 रुपए देने के लिए तैयार है, आप 20% का रिटर्न मांग रहे हैं। लेकिन दूसरे वाले केस में आज आपको बेशक अपना रिटर्न कम नजर आ रहा है, लेकिन आपका भरोसा है, आपका भरोसा है कि आने वाले वक्त में, आने वाले टाइम्स में इसकी अर्निंग बढ़ जाएगी, ये अच्छा स्टॉक है, इसलिए आप ज्यादा मल्टीपल देने के लिए तैयार हैं। तो यहाँ पे एक कंपनी हमारे पास 10 के मल्टीपल पे है, दूसरी यहाँ पे 5 के मल्टीपल पे है। जबकि कंबाइंड ग्रुप की वैल्यूएशन के लिए जो उन्होंने इस्तेमाल करने के लिए कहा है वो पेरेंट कंपनी का पी रेशो का है। कंबाइंड ग्रुप कंपनी की वैल्यूएशन के लिए हम 12 इसको इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना, 10 को इस्तेमाल करेंगे। अभी यहाँ पे कहते हैं कि सर एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ सिनर्जी एंड सजेस्ट व्हाट माइट क्रिएट सिनर्जीज फॉर एनपीपी इफ द टेक ओवर ऑफ एनएच वर टू प्रोसीड। 4 नंबर का है, हमें 4 तरीके बताने हैं जिस तरीके से यहाँ पे सिनर्जी क्रिएट हो सकती है। दूसरा कहते हैं एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ ड्यू डिलिजेंस, explain the purpose of due diligence and the steps that NPP should undertake prior to finalizing the offer with NH basically। दो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स हैं, पहले हम इस थ्योरेटिकल एस्पेक्ट को यहाँ पे कवर कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है मीनिंग ऑफ सिनर्जी एंड सजेस्ट व्हाट माइट क्रिएट सिनर्जीज। यहाँ पे हमें बताना है जी मीनिंग ऑफ सिनर्जी, और यहाँ पे हमें बताना है वेज टू क्रिएट सिनर्जी एज अ रिजल्ट ऑफ दिस एक्विजिशन। अगर ये एक्विजिशन हो जाती है तो वो कौन से तरीके हैं जिसकी वजह से सिनर्जी आएगी, और मीनिंग ऑफ सिनर्जी। तो देखो मीनिंग ऑफ सिनर्जी का यहाँ पे सिंपल सा मतलब ये है कि भाई जो आपके कंबाइंड बेनिफिट्स हैं, कंबाइंड कंपनी के बेनिफिट्स हैं, दे आर ग्रेटर देन, दे आर ग्रेटर देन सम ऑफ टू कंपनीज अदरवाइज। आमतौर पे अगर मैं इन दो कंपनीज का रेवेन्यू ऐड कर दूं, इन दो कंपनीज की कॉस्ट ऐड कर दूं, कंबाइंड कंपनी लेवल पे मेरा बेनिफिट ज्यादा हो जाएगा, रेवेन्यू बढ़ जाएगा, कॉस्ट कम हो जाएगी। ये बहरहाल आपका जो है वो सिनर्जी का सिंपल सा मतलब होता है कि आपकी कंबाइंड कंपनी के लेवल पे जो बेनिफिट्स हैं वो वैसे सम ऑफ टू सेपरेट कंपनी से ज्यादा हो जाते हैं। 2+2=5, 1+1=11, ये टिपिकल महावरती एग्जाम्पल्स हैं जो हम आमतौर पर जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं। सर तो फिर कंपनी में ये कैसे क्रिएट होगा, वेज टू क्रिएट द सिनर्जी कैसे होगा? तो देखो यहाँ पे 3 प्राइमरी तरीके हैं जिससे सिनर्जी क्रिएट हो सकती है। एक रेवेन्यू के केस में सिनर्जी है, दूसरा आपके पास कॉस्ट के केस में सिनर्जी है, और तीसरा आपके पास फाइनेंशियल सिनर्जीज। जैसा कि मैंने आपको लेक्चर के शुरू में बताया, यानी जब हम इसको पढ़ रहे थे तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। सर रेवेन्यू सिनर्जीज में क्या होता है जी? रेवेन्यू सिनर्जीज में चूंकि लार्जर कंपनी होती है तो आप लार्जर प्रोजेक्ट्स के लिए यहाँ पे बिड कर सकते हैं। चूंकि कंपनी लार्जर है तो बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए आप यहाँ पे जो है वो बिड कर सकते हैं, बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए आप टेंडर फिल कर सकते हैं। कंपटीशन को बहरहाल यहाँ पे जो है वो आउटवे किया जा सकता है, ठीक है ना, कंपटीशन को यहाँ पे थोड़ा सा आउटवे किया जा सकता है। फिर आ जाती है कॉस्ट की सिनर्जीज। कॉस्ट की सिनर्जीज के अंदर सर हमारे पास क्या होता है? कॉस्ट की सिनर्जी में हमारे पास रिडंडेंसीज रिमूव हो जाती है, डुप्लीकेशन है, डिपार्टमेंट एक से ज्यादा है,
फालतू लोग आपके पास जो है वो एक ही काम को करने के लिए दो लोग जमा हो चुके हैं, रिडंडेंसी आप रिमूव कर देते हैं। रिडंडेंसी रिमूव करने की बजाय करने के साथ साथ आपके पास इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव हो जाती है। आप बल्क में बना रहे होते हैं, बल्क परचेसिंग कर रहे होते हैं, बल्क प्रोक्योरमेंट, बल्क प्रोडक्शन। तो इससे जो आपकी पर यूनिट कॉस्ट है वो भी कम हो जाती है, पर यूनिट कॉस्ट भी नीचे आ जाती है, आपकी फिक्स कॉस्ट भी रिलेटिवली एब्जॉर्प्शन के पर्सपेक्टिव से नीचे आ जाती है, ठीक है। और आपको बल्क डिस्काउंट्स भी मिलना शुरू हो जाते हैं। आपको यहाँ पे बल्क डिस्काउंट्स भी मिलना शुरू हो जाते हैं, बहुत हद तक डिस्काउंट्स और ये वाली सारी चीजें जो है वो आना शुरू हो जाती है। तो ये दो तीन तरीके हैं जिसकी तरह से सिनर्जी क्रिएट हो सकती है। फाइनेंशियल सिनर्जी के अंदर बेसिकली योर डेट कैपेसिटी इंक्रीजेस, ठीक है। और चूंकि एक लार्जर कंपनी होती है तो आपके इन्वेस्टर का ट्रस्ट भी आप पे जो है वो बढ़ने लग जाता है, ट्रस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स ऑल्सो इंक्रीज। ये भी आपके पास जो है वो काफी हद तक इंक्रीज होने लग जाता है। ऐसे मुख्तलिफ बेनिफिट्स हैं, कहीं पर कॉस्ट की कमी, कहीं पर रेवेन्यू का बढ़ जाना, कहीं पे डेट वगैरह आपको ज्यादा मिल जाता है, आपकी डेट कैपेसिटीज बढ़ जाती हैं। कभी कभी आपके जो डेट के कोवेनेंट्स हैं वो भी ईज आउट हो जाते हैं, डेट के कोवेनेंट्स ये थोड़े से ईज आउट हो जाते हैं, ठीक है। आपका फाइनेंशियल रिस्क कम होने की वजह से, लार्जर कंपनी में फाइनेंशियल रिस्क कम होने की वजह से आपका जो इंटरेस्ट का रेट है, यानी जो फाइनेंस कॉस्ट है, ये कम हो जाती है। अमाउंट वाइज बढ़ जाएगी, परसेंटेज टर्म्स में मैं कह रहा हूँ। अपने सवाल में इसको क्लैरिफाई जरूर कीजिएगा अपने आंसर में। परसेंटेज टर्म्स में ये फाइनेंस कॉस्ट भी जो है वो आपके पास नीचे आ जाती है, परसेंटेज टर्म्स में फाइनेंस कॉस्ट भी आपके पास जो है वो नीचे आ जाती है। तो ये मिला के कुछ इस तरह से तीन चार किस्म के बेनिफिट्स हैं जो हमें सिनर्जी के फॉर्म में हो जाते हैं। एक नंबर की डेफिनेशन लिखनी थी, 3 नंबर के यहाँ पे 3 पॉइंट्स लिखने थे, तो आप अगर अपने आंसर में 3 पॉइंट्स इस तरह से मेंशन कर लेते हैं, एक लाइन में अच्छे से रेवेन्यू को समझा दें, एक लाइन में अच्छे से कॉस्ट को समझा दें, एक लाइन में अच्छे से फाइनेंशियल को समझा दें, तो मोर देन इनफ है, आपका आंसर इंशाल्लाह ताला कवर्ड होगा और काफी हद तक एक बेहतर आउटलुक जो है वो प्रेजेंट करेगा। फिर पार्ट बी में कहता है एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ ड्यू डिलिजेंस इन द स्टेप्स दैट एनपीपी शुड अंडरटेक प्रायर टू फाइनलाइजिंग द ऑफर विद एनएच। तो सर ड्यू डिलिजेंस का क्या मतलब होता है? सर ड्यू डिलिजेंस का मतलब होता है वो वेरिफिकेशन, वो स्क्रूटनी, वो वेरिफिकेशन, स्क्रूटनी या ऑडिट जो आप एक्विजिशन करने से पहले अपनी टारगेट कंपनी के रिकॉर्ड्स के बारे में करते हैं। तो यू कैन से इट्स अ स्क्रूटनी, इट्स अ वेरिफिकेशन, इट्स एन ऑडिट, और इट्स अ डिलिजेंस प्रोसीजर। डिलिजेंस का मतलब सब कुछ देखभाल के लेना, भाई समझ लेना क्या खरीद रहे हैं, किस तरह खरीद रहे हैं, किन पैसों में खरीद रहे हैं, ये सारे डिलिजेंस के प्रोसीजर्स यहाँ पे करना मकसद होता है। सर इनका 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 पर्पस क्या होता है? टू वेरीफाई द रिकॉर्ड्स, क्लेम्स एंड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द टारगेट कंपनी। जो भी आप टारगेट कंपनी को एक्वायर कर रहे हैं, जिस भी टारगेट कंपनी को आप एक्वायर कर रहे हैं, तो उस टारगेट कंपनी को एक्वायर करते वक्त जो सारी वेरिफिकेशन वगैरह होती है, सारा कुछ होता है, ड्यू डिलिजेंस प्रोसीजर कहलाता है। अभी आप लोग सीए कर रहे हैं और जो है वो इस मरहले में थोड़ा आगे जाएंगे जिंदगी में, जब चीजें आप लोगों की आगे बढ़ेंगी, मामला आगे बढ़ेंगे, तो आपका भी ड्यू डिलिजेंस होगा हर एतबार से कि जी कैसे हैं, क्या करते हैं, कहाँ काम करते हैं, क्या जो है वो आ, माशरे में इज्जत है, लोगों में क्या रवैया है, क्या फीडबैक है, सारा किया जाएगा। आपका, आपकी फैमिली का, आपके अतराफ के लोगों का, सबका जो ड्यू डिलिजेंस प्रोसीजर होगा। तो बस वो अगर कभी आपके बड़े भाई या बड़ी बहन का कभी ड्यू डिलिजेंस हुआ है, तो ये वही ड्यू डिलिजेंस है जो एक कंपनी के लिए भी जो है वो किया जाता है कि हम जिस कंपनी को एक्वायर करने जा रहे हैं वो कंपनी कैसी है, अच्छी है, बुरी है, जो क्लेम्स कर रही है वो ठीक है या नहीं है, क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो नंबर्स आ रहे हैं वो सही है। ऑपरेशनल डिलीजेंस की ड्यू डिलीजेंस किया जाता है, क्वालिटी ड्यू डिलीजेंस किया जाता है, कोई लाइसेंसिंग का इशू तो नहीं है, कोई पेनल्टी तो कंपनी पे नहीं लग रही, कोई नॉन कंप्लायंस तो कंपनी ने नहीं किया हुआ, कोई प्रोडक्ट में इशू तो नहीं है, कोई रेसिपी में गड़बड़ तो नहीं है, कंपनी कोई ऐसा काम तो नहीं करती जो इलीगल हो, कोई ऐसा प्रोडक्ट तो नहीं बनाती जो इलीगल हो, मशीनरी या प्लांट किसी ऐसी जगह पर तो नहीं लगा हुआ जो कोई कब्जे की जमीन है, सो ऑन सो फॉर, तमाम चीजें ये वेरीफाई की जाती है। ये तमाम की तमाम चीजें
बहरहाल ड्यू डिलिजेंस के प्रोसीजर्स में हमारे पास आते हैं। तो ड्यू डिलिजेंस का मकसद कंपनी के इन क्लेम्स को, इन्फॉर्मेशन को, नॉलेज को, इन चीज़ों को वेरीफाई करना है, इन चीज़ों को देखना है, जस्टिफाई करना है कि हाँ यार ये जो बता रहे हैं, कह रहे हैं, ऐसा है भी या नहीं, इस तरह से हो भी रहा है या नहीं हो रहा। ये सारी की सारी चीज़ें बहरहाल हमारे पास यहाँ पे जो है वो चेक की जाती हैं, कवर की जाती हैं। ठीक है, हमने थोड़ा सा सिनर्जी का मतलब देखा, ड्यू डिलिजेंस का मतलब देखा। अब देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें जो है वो ड्यू डिलिजेंस के तौर पे की जा सकती हैं, कौन से स्टेप्स हैं जो लिए जा सकते हैं। तो सर अगर मैं स्टेप्स की बात करूं तो सबसे पहले देखो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बजट्स, प्रोजेक्शंस, हत्ता के तमाम मैनेजमेंट अकाउंट्स, मुझे इन सब को वेरीफाई करने की जरूरत है, मुझे इन सबको समझने की जरूरत है। ये देखने की जरूरत है कि भाई कोई ऐसे फाइनेंशियल्स में नंबर तो नहीं आ रहे जो मुझे समझ में नहीं आ रहे हैं, या जहां लगता है कि जी ऑडिटर ने सही तरीके से वेरिफिकेशन नहीं की है, कुछ मसला हो सकता है, कोई गड़बड़ हो सकती है, इस तरह की सारी चीजें ये बार यहाँ पे देखने की जो जरूरत है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हो गए, मैनेजमेंट अकाउंट्स हो गए, बिजनेस की प्रोजेक्शंस हो गई, कंपनी ने कोई बजट वगैरह आपको दिया हुआ है, कंपनी ने बताया हुआ है जी हम 3-4 साल में यहाँ पहुंच जाएंगे, 5 साल में वहां पहुंच जाएंगे, फलाना हो जाएगा, चांद पे पहुंच जाएंगे, सूरज पे पहुंच जाएंगे, जो भी क्लेम्स कंपनी ने किए हैं, जो भी बातें कंपनी ने की हैं, वो सारी की सारी यहाँ पे जो है वो देखी जाती है। ठीक है, फिर इसी तरीके से लीगल डॉक्यूमेंट्स देखे जाते हैं, लीगल ड्यू डिलिजेंस की जाती है। कोई मिसाल के तौर पे कंप्लायंसेस हैं, कोई कंडीशंस हैं, कोवेनेंट्स हैं, आपका कोई लाइसेंस वगैरह है, या आपके कोई टाइटल डॉक्यूमेंट्स हैं जो कंपनी कह रही है जी हमारी ये जमीन है, ये फैक्ट्री हम ओन करते हैं, फलाना चीज हम ओन करते हैं, ये चीज हम ओन करते हैं। कोई आपने जो है वो वारंटी दी हुई है, कोई सिक्योरिटी दी हुई है, इस तरह का कोई और कोई चीज दी हुई है, ये सारी की सारी बातें यहाँ पर जो है वो की जाती है। तो बीइंग अ कंपनी एनपीपी यहाँ पे जो है वो एनएच को एक्वायर करने जा रही है, तो एनएच किस तरह के जितने डॉक्यूमेंट्स हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, चीजें, स्टेप्स हैं, ये सारा का सारा यहाँ पे वेरीफाई करना लाजिम व मलजूम है। ये सारा का सारा यहाँ पे समझना जो है वो जरूरी है, देखना जरूरी है। एक दफा आपने बोर्ड को शेयर्स इशू कर दिए, आपकी मर्जर की एक्विजिशन की जो डील है वो लॉक हो गई, कंपनी अपने एक्वायर कर ली, अब उसके बाद कंपनी चांद तक चले या शाम तक चले, ये आपके हाथ में। एक दफा चीज हो गई, आपने खरीद ली, कंपनी अब आपकी हो चुकी, सामने वाले कंपनी बेच चुके। अब आप ये नहीं कह सकते कि जी हमने फला चीज नहीं देखी थी और हमें नहीं पता था कि कंपनी के ऑपरेशन में ये मसला है, या फला मशीनरी जो है वो थोड़े ही टाइम में खत्म होने वाली थी, अब तो कंपनी का प्रोडक्ट ही नहीं बन सकता क्योंकि ऐसी मशीन दुनिया में दूसरी है ही नहीं। तो ऐसी चीजें आपने पहले देखनी है सारे, और इसके ड्यू डिलिजेंस के एक्सपर्ट्स होते हैं, पीडब्ल्यूसी, केपीएमजी, ईवाई, डिलॉयट, इस तरह की फर्म जिसका ड्यू डिलिजेंस करती हैं। और ऑपरेशनल ड्यू डिलिजेंस, क्वालिटी ड्यू डिलिजेंस वगैरह की अलग फर्म्स होती हैं, कोई आईएसओ की सर्टिफाइड फर्म होगी, कोई मैकिंजी, बीसीजी, बेन जैसी कोई फर्म होगी, वो आपको ऑपरेशंस वगैरह के मामला जो है वो देख के देगी। इसी तरीके से इन्वेस्टमेंट बैंक्स होते हैं, वहां पे डीडी के प्रोसीजर्स करने वाले लोग बैठे होते हैं जो लीगल ड्यू डिलिजेंस वगैरह अक्सर कर रहे होते हैं। तो इस तरीके से भारत चंद एक स्टेप्स हैं जो यहाँ पे फॉलो होते हैं और वेरीफाई किया जाता है कि कंपनी कैसी है और कैसी नहीं। ठीक है ना। पार्ट नंबर 3 में हमें कहते हैं डिटरमिन द टर्म्स ऑफ द शेयर फॉर शेयर एक्सचेंज अस्यूमिंग दैट एनपीपी पेज द मैक्सिमम थ्योरेटिकल प्राइस फॉर एनएच। ठीक है, अब ये यहाँ पे कहते हैं कि सर आप जरा ये बताएं कि हमारा शेयर फॉर शेयर एक्सचेंज यहाँ पे जो है वो कितना होना चाहिए, कितने शेयर्स हमें उस कंपनी के ले लेने हैं और कितने शेयर्स एनपीपी के इशू होने चाहिए। सो पार्ट सी में हमारे पास क्वेश्चन क्या हुआ, हाउ मेनी न्यू शेयर्स शुड एनपीपी इशू टू द शेयर होल्डर्स ऑफ एनएच अगेंस्ट 5 million शेयर्स ऑफ एनएच। यही हो रहा है ना भाई यहाँ पे, बिल्कुल सर यही हो रहा है। हमें एनएच के 5 मिलियन शेयर्स ले लेने हैं और उन्हें एनपीपी के नए शेयर्स दे देने हैं। ठीक है ना, एनपीपी के नए शेयर्स दे देना है। तो जो शेयर होल्डर्स पहले एनएच के हैं वो अब एनपीपी के शेयर होल्डर्स बन जाएंगे। वो अब किसके शेयर होल्डर्स बन जाएंगे, वो एनपीपी के शेयर होल्डर्स बन जाएंगे। इसके लिए इन्होंने हमें हिंट क्या दिए, इन्होंने हमें हिंट दिए कि सर ईपीएस सेम रहना चाहिए, पी रेशो यहाँ पे सेम रहना चाहिए। इन्होंने कहा ना दैट द अर्निंग्स पर शेयर एंड पी रेशो ऑफ द न्यू कंबाइंड ग्रुप वुड रिमेन द सेम। ये बिल्कुल यहाँ पे जो है वो सेम रहेगा। हमें ऐसी अरेंजमेंट, ऐसी स्कीम बनानी है कि हमारी अर्निंग्स पर शेयर और हमारा पी रेशियो दोनों सेम रहे। तो अब अर्निंग्स पर शेयर तो इसने हमें यहाँ पे दी हुई है, दैट इज 460। ईपीएस इन्होंने हमें यहाँ बताई हुई है।
तो ईपीएस तो हमें पता है कि जी हमें सेम रखनी है, तो वो कितनी रखनी है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि सर ईपीएस निकालने से पहले इस कंबाइंड कंपनी की अर्निंग्स कितनी है। हमें कंबाइंड कंपनी की अर्निंग्स पता चले और एक शेयर की ईपीएस पता हो, तो हम डिवाइड करके टोटल नए नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ पे जो है वो निकाल सकते हैं। ठीक है, और फिर देख सकते हैं कि हमारा जो 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 बेसिकली नंबर ऑफ शेयर्स है नए, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स वो कितने बन रहे हैं, जो एग्जिस्टिंग है उसमें से माइनस कर देंगे। मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप यहाँ पे वीडियो को 2-5 मिनट के लिए पॉज करें और पहले खुद से इस कैलकुलेशन को सॉल्व करें, उसके बाद आगे सोल्यूशन को जो है वो व्यू करें। चले जी आए अब इस पार्ट का सोल्यूशन देखते हैं। चीज़ें यहाँ पे हमें प्लॉट करनी होंगी। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारी एनपीपी की करंट अर्निंग्स क्या है। एनपीपी इज करंट अर्निंग्स। अगर मैं करंट अर्निंग्स की बात करूं सर, तो मुझे ये पता है कि 460 रुपए की ईपीएस है और टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं 22 मिलियन। अगर मैं रुपीज इन मिलियन की कैलकुलेशन यहाँ पे करता हूँ, रुपीज इन मिलियन, तो मैं ये नंबर आराम से यहाँ पे जो है वो कैलकुलेट कर सकता हूँ। ठीक है, ये हो गया हमारे पास 460 इंटू 22। कुल मिला के 10,120 मिलियन की मुझे कैलकुलेशन एनपीपी की अर्निंग्स की नजर आ रही। इसी तरीके से एनएच की अर्निंग्स ये भी निकाली जा सकती हैं सर, बिल्कुल। एनएच की अर्निंग्स अगर मैं कैलकुलेट करूं तो ये बनती है 620 की ईपीएस मल्टीप्लाई बाय 5 मिलियन शेयर्स। ठीक है, ये तकरीबन 3100 यहाँ पे हो जाता है। इसको आप कर दें 620 मल्टीप्लाई बाय 5 मिलियन। ठीक है, ये टोटल अर्निंग्स है। अब यहाँ पे इफेक्ट ऑफ सिनर्जी आएगा। आपने अब तक मर्जर्स एक्विजिशन के जितने लेक्चर्स देखे हैं, इसमें हम क्या करते हैं, दोनों कंपनी की अर्निंग्स में इफेक्ट ऑफ सिनर्जी को ऐड कर देते हैं। ठीक है, कंबाइन कंपनी के लेवल पे, कंबाइन कंपनी के लेवल पे सिनर्जी का इफेक्ट आएगा। वो कितना है सर, वो है 1500 मिलियन। ठीक है, सवाल में इन्होंने हमें यहाँ पे दिया हुआ है 1500 मिलियन सिनर्जी का इफेक्ट। आए देख भी लेते हैं। ये यहाँ पे नजर आ रहा है, कर्सर के साथ देखिएगा 1500 मिलियन पर ईयर। ठीक है, तो 1500 मिलियन का हमारे पास इफेक्ट ऑफ सिनर्जी है। ये वन टाइम नहीं है, ये पर ईयर है, चलता रहेगा। ठीक है, तो आप 1500 मिलियन का इफेक्ट यहाँ पे ले लें। ठीक है, ये इफेक्ट ऑफ सिनर्जी आ गया। अब आप कंबाइन कंपनी की अर्निंग्स देख लें। ये मेरी कंबाइन कंपनी की अर्निंग्स बनती हैं। एक्विजिशन है तो आप ग्रुप लेवल पे कह लें, पेरेंट सब्सिडरी की मिला के टोटल ये अर्निंग्स हमारे पास बनती है। ठीक है, इन्होंने कहा था कि ईपीएस 460 ही रहनी चाहिए, यानी ईपीएस ऑफ एनपीपी टू रिमेन द सेम। वो रह रही है हमारे पास 460 ही। 460 की ईपीएस हमने सेम रखनी है। अब अगर 460 की ईपीएस मेरे पास है, ईपीएस मौजूद है, तो क्या मैं अर्निंग्स को ईपीएस से डिवाइड करके नंबर ऑफ शेयर्स निकाल सकता हूँ? बिल्कुल सर, निकाल सकते हैं। कैसे, जरा करके बताएं। ये देखो, पहले मेरे पास क्या था, अर्निंग्स पर शेयर का फॉर्मूला, ईपीएस इज इक्वल्स टू अर्निंग्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है, अब मेरे पास ईपीएस मौजूद है पहले से, विच इज 460। अर्निंग भी मौजूद है सर 14,720। अब क्या रह गया, सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ शेयर्स रह गए। तो नंबर ऑफ शेयर्स के लिए मुझे यहाँ पे क्या करना चाहिए सर, नंबर ऑफ शेयर्स के लिए आपको यहाँ पर 14,720 को डिवाइड कर देना चाहिए 460 से। सिंपल, यही चीज जो हमारे पास अननोन थी, इसको रख के हमने कैलकुलेट कर लिया। 460 से अगर हमारी यहाँ पर ये वैल्यू निकालें तो ये कितनी बन जाती है, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर एक्विजिशन। और टोटल नंबर ऑफ शेयर्स किसके, ऑफ एनपीपी। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ एनपीपी आफ्टर एक्विजिशन, ये आप कर लें 14,720 डिवाइड बाय 460। ये बन जाता है सर 32 मिलियन शेयर्स। ये बन जाते हैं 32 मिलियन शेयर्स। 32 मिलियन शेयर्स चाहिए हमें पोस्ट एक्विजिशन। ठीक है, ये इन मिलियन है, ये भी मैं बताता चलूं। अभी एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ एनपीपी। सर अगर मैं एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स की बात करूं तो वो मेरे पास है 22। ठीक है ना, वो मेरे पास है 22। न्यू नंबर ऑफ शेयर्स मुझे कितने इशू करने हैं, न्यू नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड, ये बन जाते हैं सर 32 माइनस 22 बिकम्स 10। 10 मिलियन शेयर्स मुझे यहाँ पे नए इशू करने हैं। 10 मिलियन शेयर मुझे यहाँ पे नए इशू करने हैं, यानी 10 मिलियन न्यू शेयर्स ऑफ एनपीपी
for 5 million shares of NH. 5 million shares of NH. 10 million new shares of NPP for 5 million shares of NH. सर अगर आप सिंपल 10 को डिवाइड बाय 5 करें तो ये 2 बन जाता है, यानी आपको 2 शेयर्स एनपीपी के इशू करने हैं फॉर 1 शेयर ऑफ एनएच. 2 shares of NPP for 1 share of NH. NH का यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए सर? 1 शेयर आपने उनसे लेना है और 2 मिलियन अपने नए शेयर्स यहाँ पे जो है वो इशू कर देना है. फिर सर कंबाइन कंपनी कैसे नजर आएगी? अगर मैं कंबाइन कंपनी की बात करूं तो कंबाइन कंपनी कैसे नजर आएगी? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, इनके पास कितनी ओनरशिप होगी? सर इनके पास ओनरशिप होगी 22 डिवाइड बाय जो नए नंबर ऑफ शेयर्स हैं 32 मिलियन. 22 डिवाइड बाय 32 करें जरा. 22 डिवाइड बाय 32, इनके पास तकरीबन होगी सर 68.75, 69% हो गया. 68.75% इनके पास होगी. और सर जो नए शेयर होल्डर्स आ रहे हैं उनके पास होंगे आपके पास 10 मिलियन डिवाइड बाय 32, दिस बिकम्स 31.25. 31.25%. अगर हम इसको अप्रॉक्स करें तो ये बन जाता है 69%, और इसको अप्रॉक्स करें तो ये बन जाता है 31%. टोटल कर लें ये बन जाता है 100%. अगर मैं कंबाइन कंपनी की होल्डिंग का स्प्लिट देखूं, ये जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, ये 31% अपनी कंपनी का दे रहे हैं. ये वर्किंग इस स्टेप में रिक्वायर्ड नहीं है, स्टेप यहाँ पे मुकम्मल हो गया. शेयर फॉर शेयर एक्सचेंज जैसे ही आपने निकाला यहाँ पे मुकम्मल हो गया. सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे ये बता रहा हूँ कि देखें 31% इनको अपनी कंपनी का डाइल्यूट करना पड़ेगा. बजाय 69% इनकी अपनी कंपनी में इनके पास जो है वो रह जाएंगे. ठीक है, तो ओवरऑल लेवल पे हम देखें अगर तो हमारा शेयर पर शेयर एक्सचेंज कितना हो गया? सर हमारा शेयर पर शेयर एक्सचेंज यहाँ पर हमारे पास हो गया, हमें एनएच के अंदर हर एक शेयर के बदले एनपीपी के 2 शेयर्स यहाँ पे जो है वो देने हैं. ठीक है, तो यहाँ तक आते आते हमारा ये पार्ट सी भी बहरहाल यहाँ पे जो है वो डन हो गया, ए भी डन हो गया और बी भी डन हो गया. कमिंग फॉरवर्ड हमें पार्ट डी की तरफ जाना है. पार्ट डी में हमारे पास कहते हैं एडवाइस फेदर the existing shareholders of NH and NPP are likely to approve the offer and quantify any gains that the respective shareholders would receive if NPP pays the maximum theoretical price of NH. सर ये maximum theoretical price है कौन सा? इसको भी जरा कैलकुलेट करके देखते हैं और ये देखते हैं कि NH और NPP के शेयर होल्डर्स इस ऑफर को शेयर फॉर शेयर एक्सचेंज को एक्सेप्ट करेंगे या नहीं एक्सेप्ट करेंगे. ठीक है ना, इन दोनों की कैलकुलेशन करते हैं और यहाँ पर हम पार्ट डी को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. ठीक है, चले जी अब हम पार्ट डी की कैलकुलेशन देखते हैं. पार्ट डी की कैलकुलेशन के अंदर जिस तरह हम पहले के सवालों में इस तरह की एक वर्किंग बनाया करते थे बेनिफिट टू द शेयर होल्डर्स, हमें ये वर्किंग बनानी पड़ेगी कि जी शेयर होल्डर्स को कितना बेनिफिट हो रहा है. और ये वर्किंग बनाने के लिए हमें कंबाइन कंपनी की वैल्यू भी कैलकुलेट करनी पड़ेगी. ये पहले हमने एक सवाल किया रेगुलर क्लास के अंदर मंगल लिमिटेड, वहां से मैं आपको ये वर्किंग का रेफरेंस दिखा रहा हूँ. बिल्कुल ऐसी ही वर्किंग यहाँ पे भी हम बनाएंगे. और अगर आप में से कोई ऐसा है जो पहली दफा मेरा कोई लेक्चर देख रहा है तो भी कोई ऐसा इशू नहीं है, हम अभी यहाँ पर इसको आराम से कैलकुलेट कर लेते हैं. सर सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारी कंबाइन कंपनी की वैल्यू यहाँ पे जो है वो क्या बनती है. ठीक है ना, तो कंबाइन कंपनी अगर मैं शेयर प्राइस देखूं, सर कंबाइन कंपनी अगर मैं शेयर प्राइस देखूं तो वो कितना है? इन्होंने यहाँ पे कहा था कि सर हमारा जो अभी का पी मल्टीपल है ये बराबर है कि आप इसको वैल्यू कर सकते हैं कंपनी की वैल्यू निकालने के लिए. ये देखें यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है एनपीपी इज कॉन्फिडेंट दैट इट्स पी इज सुटेबल टू वैल्यू द कंबाइंड बिजनेस. इसको मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ. एनपीपी इज कॉन्फिडेंट दैट इट्स पी रेशियो इज सुटेबल टू वैल्यू द कंबाइंड बिजनेस. ये उन्होंने हमें यहाँ पे हिंट दे दिए और सॉर्ट ऑफ बता दिया है कि जी कैसे आप यहाँ पे वैल्यू डिटरमिन कर सकते हैं. तो हम जरा कंबाइन कंपनी की शेयर प्राइस देखें. सर ईपीएस तो सेम है, देखो हमने ऊपर कैलकुलेट की हुई है, हमें पता है 460 की ईपीएस तो सेम आनी है. ठीक है,
मल्टीप्लाई बाय 10 का मल्टीपल, ठीक है। तो कंबाइन कंपनी शेयर प्राइस अगर मैं देखूं वो बनती है 460 इंटू 10, ये बनती है 4,600 रुपए की, ठीक है ना। 4,600 रुपए की प्राइस बनती है। सर कंबाइन कंपनी के टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, ये सिंपल आप कह लें टोटल न्यू नंबर ऑफ शेयर्स, ये भी हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ है सर। 22 पहले थे, 10 मजीद हमने इशू किए हैं, कुल मिला के 32 मिलियन शेयर्स हमारे यहाँ पे। सर ये 32 मिलियन को मैं लिंक भी कर देता हूँ ताकि हमें नजर आए कि ये कहाँ से आया है। यहाँ से आया है टोटल नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ एनपीपी आफ्टर एक्विजिशन, इसकी हमने यहाँ हेडिंग डाल दी, ठीक है। अब आप वैल्यू ऑफ कंबाइन कंपनी बना लें, वैल्यू ऑफ कंबाइन कंपनी। तो सर बड़ा सिंपल है, पी रेशो के लिए आपके पास शेयर प्राइस मौजूद है, आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स मौजूद हैं, इस तरीके से मल्टीप्लाई करके इसकी वैल्यू को निकाला जा सकता है। सर 147,200 वैल्यू ऑफ कंबाइंड कंपनी हमें यहाँ पे नजर आ रहा है, 147,200। अब हमें इवेल्युएट करनी है एनपीपी की और एनएच की, दोनों की इवेल्युएशन कर लेते हैं। बिफोर मर्जर इनका क्या हाल था और अब आफ्टर मर्जर इनका यहाँ पे क्या हाल है, ठीक है। एनएच बिफोर मर्जर आफ्टर मर्जर दोनों देख लेते हैं। सर अगर मैं बिफोर मर्जर देखूं, बिफोर मर्जर वैल्यू ऑफ शेयर्स या वैल्यू वैल्यू ऑफ वैल्यू पर शेयर, तो वो कैसे निकलेगी सर। देखिए ईपीएस हमारे पास मौजूद है दोनों की, बिल्कुल सर मौजूद है। 460 इंटू 10 और 620 इंटू 5, ये हमें शेयर प्राइस यहाँ पे मिल सकती है, बिल्कुल सर मिल सकती है। 460 इंटू 10 और 620 इंटू 5, ये दोनों हम कैलकुलेट कर सकते हैं, बिल्कुल सर कर सकते हैं, और हमने अवेलेबल डेटा से ही इसको कैलकुलेट कर लिया है। अब 620 इंटू 5, ठीक है। कुल मिला के ये दोनों की शेयर प्राइस पहले की है, प्राइस पर शेयर कर लो उसको, और इनके ओल्ड नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे सर, वो भी हमारे पास मौजूद हैं। यहाँ पे तकरीबन 22 मिलियन थे और एनएच के केस में 5 मिलियन थे। देख भी लेते हैं हम, ये देखो 5 मिलियन यहाँ पे नजर आ रहा है, बिल्कुल सर 5 मिलियन थे। तो यहाँ पे 5 मिलियन ये आ गया। अब आप मल्टीप्लाई करो तो वैल्यू ऑफ कंपनी बिफोर एक्विजिशन आ जाएगी, बिफोर एक्विजिशन लिखना चाहिए। वैल्यू ऑफ कंपनी बिफोर एक्विजिशन, सर आप सिंपल दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है ना। 101,200 और यहाँ पे 15.5, ठीक है। हमने क्या किया, हमने प्राइस मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर्स कर दिया, सिंपल, और कुछ भी नहीं। इनको थोड़ा सा आगे शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। ये हमारी वैल्यू आ गई, ये हमने निकाली बिफोर एक्विजिशन शेयर प्राइस और वैल्यू ऑफ कंपनी बिफोर एक्विजिशन। एक्विजिशन से पहले इन दोनों की कंपनी की वैल्यू क्या बनती थी, एनपीपी और एनएच की। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक्विजिशन के बाद इनकी वैल्यू क्या बनती है, एक्विजिशन के बाद इनकी वैल्यू क्या बनती है। एक्विजिशन के बाद की वैल्यू से पता चलेगा कि इनको बेनिफिट्स यहाँ पे किस तरह से पहुंचे, ठीक है ना, किस तरीके से पहुंचे। नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर एक्विजिशन, सर अगर आफ्टर एक्विजिशन देखें तो हमने कैलकुलेट किया हुआ है, इनके तो 22 मिलियन ही रहेंगे, इनको हम 10 मिलियन शेयर्स इशू करेंगे, और ये सर 10 मिलियन भी हमने ऊपर कैलकुलेट किया हुआ है, बिल्कुल किया हुआ है। ये 10 मिलियन हम नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर एक्विजिशन यहाँ पे इनको देंगे। पर शेयर प्राइस हमारी कितनी है सर, पर शेयर प्राइस भी हमने कैलकुलेट की हुई है, दैट इज 4600। ये रही कंबाइंड कंपनी शेयर प्राइस, कंबाइंड कंपनी शेयर प्राइस यहाँ पे नजर आ रही है, और यही इसी को हम यहाँ पे भी अपने पास टेकअप करेंगे, ठीक है। कंबाइंड कंपनी है फिर कंबाइन है, पर शेयर प्राइस आ गई। अब आप निकालने वैल्यू आफ्टर एक्विजिशन, जो पुराने शेयर होल्डर्स थे उनकी वैल्यू तो सर सेम ही रही, उनकी वैल्यू सेम ही रही है, जबकि जो नए वाले हैं इनकी वैल्यू इंक्रीज कर गई है। तो अब आप बेनिफिट देखें, बेनिफिट ऑफ एक्विजिशन, सर बेनिफिट ऑफ एक्विजिशन अगर आप देखें यहाँ पर तो एनपीपी को तो कोई बेनिफिट नहीं हुआ सर, एनपीपी को कोई बेनिफिट नहीं हुआ, जबकि हमारे पास यहाँ पर एनएच के केस में फिर भी थोड़ा सा बेनिफिट का पोर्शन हमें नजर आ रहा है। 30.5 मिलियन का यहाँ पे हमारे पास बेनिफिट का, 30,500 मिलियन का बेनिफिट का पोर्शन हमें यहाँ पे नजर आ रहा है।
जबकि इस वाले केस में, एनपीपी के केस में, हमें बेनिफिट का पोर्शन कोई भी नजर नहीं आ रहा। यानी अगर आप मैक्सिमम प्राइस पे करते हैं, अगर आप मैक्सिमम प्राइस पे करते हैं तो बजाहिर जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं एनपीपी के, ये बेचारे अपना कंट्रोल भी डाइल्यूट कर रहे हैं और उनको कोई बेनिफिट यहाँ पे मिल भी नहीं रहा। किसी किस्म का कोई बेनिफिट यहाँ पे इनको नहीं मिल रहा। तो हमें एग्जाम में इस तरह के सवाल के अंदर यहाँ पे कॉमेंट्री लिखनी चाहिए, इफ मैक्सिमम थ्योरेटिकल प्राइस इज पेड, ये थ्योरेटिकल प्राइस है जो हमने निकाली है, या शेयर फॉर शेयर एक्सचेंज, थ्रू शेयर फॉर शेयर एक्सचेंज, entire benefit will pass on to shareholders of NH. Hence, they are likely to accept the offer. ये तो ऑफर एक्सेप्ट करेंगे सर, बैठे बैठे 5 की मल्टीपल पे कंपनी चल रही थी, 10 पे आ गए। इनका तो बार फायदा ही हुआ, डबल से भी ज्यादा इनकी वैल्यू हो गई। पहले ये जिस कंपनी को ओन करते थे 15.5 की थी, अब 46,000 की यहाँ पर कंपनी नजर आ रही है। 15,500 से 46,000, बहुत बड़ा जंप है इनके लिए, तो बहुत बड़ा जंप है, ठीक है। लेकिन बट हाउएवर will not be acceptable to the shareholders of NPP as they're not getting any benefit as well as their control is also diluted by 31%। पहले जिस कंपनी को ये 100% ओन करते थे उसका 31% कंट्रोल भी डाइल्यूट हो रहा है, इनके हाथ से इनकी कंपनी का जो है वो तकरीबन 31% हिस्सा भी चला गया, और कोई बेनिफिट इनको एक्विजिशन का यहाँ पे जो है हुआ ही नहीं। देखिए आप, बिल्कुल जीरो बेनिफिट। पहले भी जो ये शेयर्स ओन करते थे उन शेयर्स की वैल्यू 101,200 थी, आज भी जो वो शेयर्स ओन करते हैं उसकी वैल्यू 101,200 है। तो ठीक है भाई, कंपनी तो बहुत अच्छी है, सब कुछ है कंपनी के लिए, बहुत अच्छा है, सारा कुछ है, सिनर्जी हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन शेयर होल्डर्स को तो एट द एंड ऑफ द डे कोई फायदा नहीं हुआ ना। अब आपसे कोई पूछे कि भाई क्यों फायदा नहीं हुआ, थोड़ा सा इसको डीप डाइव करो, तो अगर हम इसको मजीद डीप डाइव करें ना यहाँ पे, तो भाई सबसे बड़ी बात यह है कि आपने उठा के शेयर होल्डर्स जो 5 के मल्टीपल पे कंपनी ओन करते थे, आपने उठा के उनको 10 के मल्टीपल वाली कंपनी दे दी। आपने बोला जी इनका सारा बेनिफिट इनको सेम मल्टीपल पे वैल्यू करो, और मैक्सिमम शेयर फॉर शेयर एक्सचेंज दिया है आपने यहाँ। ये जो आपने निकाला है 2 शेयर्स ऑफ एनपीपी फॉर 1 शेयर ऑफ एनएच, दिस इज मैक्सिमम शेयर फॉर शेयर एक्सचेंज, दिस इज मैक्सिमम शेयर फॉर शेयर एक्सचेंज। इससे ज्यादा शेयर फॉर शेयर एक्सचेंज हो नहीं सकता था, मतलब इन्होंने पूरा मल्टीपल सेम कर दिया। तो वो तो 5 के मल्टीपल वाली कंपनी लेके बैठे थे, अच्छी खासी वैल्यू उनकी कम थी, आपने उन्हें इतना मल्टीपल रेस करके दे दिया। 15,500 की कंपनी ओन करने वाले 46,000 के शेयर के मालिक, शेयर के जो है मालिक हो जाएंगे। बैठे बैठाए उनकी वेल्थ डबल से भी ज्यादा हो चुकी है, बल्कि 3 टाइम्स हो गई है। 15 की चीज 46 पे पहुंचना, 200% का गेन उनको मिल रहा है। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को यहाँ पे जो है वो कोई भी गेन नहीं मिल रहा। तो ऑल इन ऑल इस परस्पेक्टिव के अंदर सारा का सारा फायदा वन साइडेड है। तो ये तो कभी भी वो वाली पार्टी जो है वो एक्सेप्ट नहीं करेगी कि हमें जो है वो इस तरह से सारा का सारा बेनिफिट जो है वो हम नए आने वाले शेयर होल्डर्स को दे दें, हमें इसका कोई फायदा ही ना हो। ठीक है, कंपनी के लिए बड़ा फायदेमंद है जो भी है, लेकिन उसका बेनिफिट शेयर होल्डर्स को तो मिल नहीं रहा। बहरहाल वो कभी भी विलिंग नहीं होंगे इसको इस तरह से जो है वो एक्सेप्ट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ तक आते आते हमने सिनर्जी का मतलब भी देखा, हमने ड्यू डिलिजेंस का मतलब भी देखा बहुत डिटेल में। हमने यहाँ पे एक कैलकुलेशन भी की पार्ट सी वाली, जहाँ पे हमने मैक्सिमम शेयर फॉर शेयर एक्सचेंज निकाला, और इसी थ्योरेटिकल प्राइस को इस्तेमाल करते हुए हमने देखा कि एक्विजिशन का बेनिफिट किसको हो रहा है, नए शेयर होल्डर्स को जो आ रहे हैं या पुराने शेयर होल्डर्स को जो ऑलरेडी कंपनी को ओन करके बैठे हुए थे। और इसकी बेसिस पे हमने अच्छा खासा उसको इन डेप्थ एनालाइज करने के बाद अपनी रिकमेंडेशन भी यहाँ पे जो है मिली। तो इसी के साथ हमारे विंटर 2022 का ये क्वेश्चन नंबर 2 जो मर्जर एक्विजिशन से ताल्लुक रखता है, ये भारत यहाँ पे मुकम्मल भी होगी, ठीक है। मजीद विंटर 2022 के क्वेश्चंस हम इंशाल्लाह ताला इसी सीरीज के अंदर जोड़ते रहेंगे और इस तरीके से इनको अपलोड करते रहेंगे। थैंक यू।